हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मी सिमरन जम्वाल और इस वीडियो में हम क्लास 12th की इंग्लिश की बुक फ्लेमिंगो का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। इस चैप्टर की ऑथर हैं एनिस जंग। इनका नाम तो आपको याद रखना ही रखना है। अब लॉस्ट स्प्रिंग इस चैप्टर का नाम क्यों पड़ा? एज यू नो दैट कि सब सीजन्स में से जो स्प्रिंग सीजन होता है वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल सीजन होता है। उसी तरीके से हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा हमारी ब्यूटीफुल एज होती है हमारा चाइल्डहुड। हमारा जो चाइल्डहुड है वो सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल एज होती है हमारी लाइफ की। तो जो स्टोरीज़ हम यहाँ पे पढ़ेंगे, बेसिकली हम दो स्टोरीज़ पढ़ेंगे यहाँ पे। एक होगी साहिब की और दूसरी होगी मुकेश की। अब जो साहिब हैं वो है एक रैग पिकअप और जो मुकेश है वो है एक बैंगल मेकअप। ये चीज़ आपको याद रखनी है। मुकेश चाहता है कि वो एक मोटर मैकेनिक बने। मुकेश चाहता है कि वो एक मोटर मैकेनिक बने, बट उसके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, कोई ट्रेन देने वाला उसको नहीं है या फिर कोई राह दिखाने वाला उसके पास नहीं है, इसलिए वो नहीं कर सकता। और इवन दो कि वो काफ़ी ज़्यादा गरीब भी है तो वो नहीं कर सकता। सबसे पहले हम पढ़ेंगे साहिब की स्टोरी, उसके बाद हम पढ़ेंगे मुकेश की स्टोरी। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द साहिब की स्टोरी। साहिब की स्टोरी का छोटा सा एक टाइटल है, वो है समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज। ये है उसकी स्टोरी का टॉपिक, आप कह सकते हो, छोटा सा हेडिंग। तो हमारी जो ऑथर हैं एनिस जंग, ये रोज़ सुबह देखती थी कि जो साहिब है वो कुछ ना कुछ गार्बेज में से ढूंढ रहा होता है, स्क्रॉल कर रहा होता है। तो वो एक बार उसे पूछ लेती हैं कि वाई डू यू डू दिस, आप ऐसा क्यों करते हो, आप क्यों गार्बेज उठाते हो, उसमें से चीज़ें ढूंढते हो, आप ऐसा क्यों करते हो? तो अब वो सबसे पहले हमें यहाँ बताएंगे इतने से पैराग्राफ में कि साहिब आया कहाँ से। उन्होंने कहा कि साहिब ने काफ़ी समय पहले ही अपना घर छोड़ दिया था और ये सब चीज़ें उनकी मदर ने उन्हें बताई हैं कि वो ढाका में रहते थे, जहाँ पे उनकी पूरी अच्छी फील्ड थी और उनका घर सब कुछ वहाँ पे था। बट एक स्टॉर्म आने की वजह से उनका घर, उनकी जो भी ज़मीन वगैरह थी, वो सब कुछ जो है वो तहस नहस हो गई। तब से वो कहाँ पे रहते हैं, सीमापुरी में आके रहते हैं। तो वो अब यहाँ पे इस सिटी में आए हैं लुकिंग फॉर गोल्ड। अब लुकिंग फॉर गोल्ड, इसका मतलब ये नहीं कि वो सोने के लिए, मतलब उनको सोना चाहिए, गोल्ड चाहिए उसके लिए ही आए हैं। नो, गोल्ड का मतलब इनके लिए वो चीज़ नहीं है। गोल्ड का मतलब है वो चीज़ जो इनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो और काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी हो। ये यहाँ पे गोल्ड का मतलब ये आया है। यहाँ पे ये नहीं आया है कि सोना उनको चाहिए, नहीं। वो चीज़ जो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा असेंशियल है, जैसे कि अब उनका घर नहीं है तो घर के लिए, पैसे कमाने के लिए, पेट भरने के लिए, ये चीज़ उनके लिए गोल्ड है। तो यहाँ पे भी इसीलिए आया है कि वो क्या करता था, इज़ स्क्राउंजिंग फॉर द गोल्ड। तो वो क्या ढूंढता है, क्या सर्च करता है, वो चीज़ जो उसके काम की निकल जाए उसके लिए। तो अब वो ये सब चीज़ें उनकी मदर ने उन्हें बताई होती हैं। तो अब जो क्वेश्चन हमारी ऑथर ने पूछा होता है कि तुम ये क्यों करते हो, तुम क्यों हम रोज़ गार्बेज को उठाते हो और उसमें डंप जो लगे होते हैं बड़े बड़े ऐसे ढेर से, उनमें से कुछ चीज़ जो है वो सर्च करते हो, तुम ऐसा क्यों करते हो? तो साहिब आंसर देते हैं कि मेरे पास कुछ और करने के लिए नहीं है, इसीलिए मैं ये करता हूँ। तो हमारी फ्लो में हमारी भी ऑथर कह देते हैं कि आप स्कूल जाइए, अगर आपके पास कुछ करने के लिए नहीं है तो स्कूल जाइए आप। तो साहिब कहते हैं कि मेरे आस पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है, जब मेरे कोई स्कूल बनेगा तो आई विल गो, मैं तब चला जाऊँगा। तो ऐसे मजाक में हमारी ऑथर कह देती हैं कि अगर मैं स्कूल बनाऊंगी तो क्या तुम आओगे? तो वो कहता है हाँ, मैं पक्का आऊँगा, अगर आप स्कूल बनाओगे तो मैं आऊँगा। स्माइल करके वो चला जाता है। तो कुछ दिन बाद हमारी ऑथर गुजर रही होती हैं और साहिब दौड़े दौड़े उनके पास आते हैं और उनसे क्वेश्चन करते हैं कि इज़ योर स्कूल रेडी, क्या आपका स्कूल जो है वो रेडी है? तो अब हमारी ऑथर ने किया होता है उनके साथ मजाक। तो हमारी ऑथर को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है कि जो मजाक उनके लिए था वो दूसरों के लिए मजाक नहीं था, वो उसके लिए एक प्रॉमिस था। उसको एक उसके डार्क वर्ल्ड में एक रे ऑफ होप जग गई थी कि हाँ, मेरे लिए कोई स्कूल बनाएगा तो मैं पढ़ूंगा। क्योंकि उनका मन था पढ़ने का, बट गरीबी की वजह से वो नहीं पढ़ पाते थे, इसीलिए वो क्या करते थे, सर्च करते थे गोल्ड इन द गार्बेज। तो अब वो कहते हैं कि इतनी जल्दी स्कूल नहीं बनता है, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है स्कूल बनने के लिए। तो अब काफ़ी ज़्यादा महीने हो गए थे। आफ्टर मंथ्स, कुछ महीनों बाद, जब हमारी ऑथर उनको रिकॉग्नाइज़ करने लग गई थी, पता लग गया था उनको कि ये बच्चे हैं, तो उन्होंने एक बार उसका नाम पूछा। तो वो कहते हैं कि मेरा नाम है साहिब ई अलाम, ये मेरा नाम है। तो हमारी ऑथर सोचती हैं कि इसका मतलब अगर इस बच्चे को पता लगेगा तो इसको बिलीव ही नहीं होगा कि इसके नाम का मतलब ये है, क्योंकि इसके नाम का मतलब था लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। इसका क्या मतलब हुआ, पूरे ब्रह्मांड के स्वामी, ये इसका मतलब था। लेकिन जो उसकी लाइफ है, जो साहिब की लाइफ है, वो अपोजिट है इस चीज़ के। तो वो कह रही हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाएगा उसके लिए बिलीव करना, क्योंकि उसको अपने नाम का मतलब ही नहीं पता, इसीलिए वो गलियों में बच्चों के साथ घूमता रहता है अपने फ्रेंड्स के साथ नंगे पाँव। तो उनके जो गैंग है, जो 4-5 लड़के होंगे उनकी गैंग में, उनको क्या कहा गया है, बेयरफुट आर्मी, क्योंकि वो बिना चप्पल बिना जूतों के आगे पीछे घूमते थे।
सुबह-सुबह बच्चे जो हैं वो चिड़ियों जैसे बाहर निकलते थे, पंछियों जैसे बाहर निकलते थे और दोपहर आते-आते वो डिसअपियर हो जाते थे। और काफ़ी ज़्यादा मंथ हो गए थे हमारी ऑथर को उनको देखते-देखते, तो वो अब उनको पहचान हो गई थी। तो एक बार हमारी ऑथर ने रह-रह के पूछ ही लिया कि आप चप्पल क्यों नहीं पहनते हो? तो वो कहते हैं कि इस एक कहता है कि मेरी मदर ने ना मुझे चप्पल शेल्फ से उतार के नहीं दी है, इसलिए मैं नहीं पहनता हूँ। तो दूसरा उसमें से आंसर करता है कि अगर इसकी मदर उतार के भी देगी ना चप्पल, ये फिर भी नहीं पहनेगा चप्पल को। और जो ये बच्चा बोलता है उसने खुद ही बिना मैचिंग के जूते पहने होते हैं। एक कोई जूता होता है और दूसरा कोई जूता होता है, वो उन्होंने चप्पल पहना होता है। तो उनमें से तीसरा, एक ने तो कहा कि मेरी मदर ने उतार के नहीं दिए, दूसरा कहता है कि जिसने बिना मैचिंग के जूते पहने होते हैं, तो दूसरा कहता है कि अगर इसकी मदर उतार के भी देगी ये फिर भी नहीं पहनेगा। और उनमें से तीसरा जो लड़का होता है वो कहता है कि मेरे को शूज़ चाहिए। मैंने कभी भी अपनी ज़िंदगी में पेयर ऑफ शूज़ नहीं पहने हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मैं एक बार अपनी लाइफ में जूते पहनूँ। तो आप यहाँ से इमेजिन कर सकते हैं, अपनी लाइफ के साथ रिलेट कर सकते हैं कि आपके पास हर एक फैसिलिटी है, हर एक अपॉर्च्युनिटी है, बट कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास चप्पल पहनने को भी नहीं है। आप खुद भी देखते होंगे, जैसे हमारी ऑथर अभी यहाँ पे कह रही हैं कि वो ट्रैवल करती हैं कंट्री में और उन्होंने काफ़ी बार ऐसे बच्चों को देखा है जो बिना चप्पल के घूमते हैं सिटीज़ में, विलेज में, गर्म हो, सर्दी हो, गर्म हो, कुछ भी हो, वो बिना चप्पल के घूमते हैं और उन्हें बिल्कुल भगवान ऐसी शक्ति देते हैं ना कि उन्हें गर्म और ठंडी बिल्कुल भी नहीं लगती है। तो आपने भी काफ़ी ऐसे बच्चे देखे होंगे। तो आप हो ही इतने ज़्यादा लकी कि आपको हर एक अपॉर्च्युनिटी है, हर एक फैसिलिटी है, और अगर आप उसका एक अच्छा यूज़ नहीं करोगे ना, तो आप लानत हो जाएगी फिर। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऐसे बच्चे हैं जो फैसिलिटीज़ आपके पास हैं उनके लिए तरसते हैं। तो अब आप देख लीजिए कि आप कितने ज़्यादा लकी हैं। तो हमारी ऑथर कहती हैं कि ये ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसे नहीं हैं, बल्कि ये है कि उनका ये ट्रेडिशन हो गया है बिना चप्पल के रहना। इनको तभी आप पहचान सकते हो जब ये बिना चप्पल के रहेंगे। ये कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, बट ये रीज़न नहीं है, बल्कि रीज़न ये है कि उनके पास पैसों की कमी नहीं है। वो ट्रेडिशन हो गया उनके लिए बेयरफुट रहना। तो हमारी जो ऑथर होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाती हैं कि क्या ये ट्रेडिशन करके ही ये इतनी ज़्यादा पॉवर्टी में रहते हैं, ये उनको चिंता हो जाती है। अब हमारी ऑथर जो है वो उडुपी की एक हमें स्टोरी बताती हैं कि उडुपी में एक टेम्पल था, वहाँ पे एक बच्चा बिना चप्पल के प्रेयर करता था कि मुझे एक पेयर ऑफ शूज़ मिल जाए। और जब 30 साल बाद हमारी ऑथर गई तो वहाँ पे वो देखती हैं कि प्लास्टिक की चेयर रखी हुई हैं रेड कलर की। और 30 ईयर्स के बाद जब वो गई थी तो ऑब्वियसली जो प्रेस्ट हैं वो भी चेंज हो गए होंगे। तो उनका जो लड़का है वो स्कूल से आया, उसने यूनिफॉर्म पहनी थी, सॉक्स पहनी थी, शूज़ पहने थे, तो वो अपना बैग ऐसे फेंकता है। और हमारी लेखिका कहती हैं कि जो वो प्रेयर करता था कहीं एक समय पे बच्चा कि मुझे पेयर ऑफ शूज़ चाहिए, तो अब उसके पास शूज़ हैं और शायद अब वो ये प्रेयर करता होगा कि उसके ये जो शूज़ हैं वो कहीं भी उससे ना खोएं। और उनकी जो गॉडेसेस हैं वो भी, उन्होंने भी उनकी जो प्रेयर है वो सुन ली है। अब यंग बॉयज़ जो हैं जैसे कि प्रेस्ट के बच्चे हैं वो भी शूज़ पहनना शुरू कर गए हैं, बट मैनी ऑफ अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबर्स रिमेन शूज़लेस। तो 30 साल के बाद जो पहले प्रेस्ट के बच्चे के पास शूज़ नहीं होते थे, अब उसके पास शूज़ भी हैं, सब कुछ उसके पास है। लेकिन अभी भी ऐसे कुछ बच्चे हैं जैसे कि रैग पिकर्स जो कि उसके पड़ोस में रहते थे, जो कि शूज़लेस हैं अभी भी। हमारी ऑथर कहते हैं कि सीमापुरी में जैसे उन्होंने बताया कि वो लोग रहते हैं जो कि दिल्ली में ही हैं, को काफ़ी दूर है दिल्ली से, बट दिल्ली कहाँ पे इतनी ज़्यादा डेवलप्ड है, बट सीमापुरी में देख लीजिए किस तरीके के बच्चे रहते हैं। तो ये जो लोग हैं वो कहाँ से आए हैं? वो कहते हैं कि ये 1971 में जब बांग्लादेश अलग हुआ था, तो तब से कुछ जो है वो माइग्रेट होके यहाँ पे आ गए हैं। उनमें से साहिब की फैमिली भी जो है वो एक है। सीमापुरी में जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस तरीके के लोग रहते हैं, बट इट इज़ नॉट लॉन्गर एम्प्टी, ये खाली जगह नहीं है, काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोग रहते हैं। टूटे-टूटे घर हैं लोगों के, मतलब ऐसे झोंपड़ियाँ सी बनाई हुई हैं, गंदगी है, ड्रेनेज है, पानी साफ़ पानी, गंदा पानी। यहाँ से अगर साफ़ पानी की नदी होगी तो यहीं से गंदा पानी गुज़र रहा होगा। नियरली 10,000 रैग पिकर्स जो हैं वो अभी सीमापुरी में रहते हैं, जहाँ पे टूटे-फूटे घर हैं। और दे हैव लिव्ड हेयर फॉर मोर देन 30 ईयर्स, 30 साल से ज़्यादा वो रहते हैं बिना किसी आइडेंटिटी के। सिर्फ उनके पास एक राशन कार्ड है, विदाउट परमिट्स बट विद राशन कार्ड्स हैं उनके पास, जिसमें उनका नाम जो है वो वोटर लिस्ट में आ जाता है। और उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये राशन कार्ड, जिससे वो फूड खरीद सकते हैं, जिससे वो मेनली ग्रेन्स खरीद सकते हैं रैदर देन एन आइडेंटिटी। तो वो यही कहते हैं कि फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। उनकी आइडेंटिटी के लिए उनका फूड जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिटी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। बट इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन
खाली स्टमक, सो वी वुड रैदर लीव। तो वो कहते, इनमें से एक कुछ ग्रुप ऑफ लेडीज़ होती हैं, वो कहती हैं कि अगर हमारे बच्चे, हमारी फैमिलीज़ जो हैं वो रात को खाना खा के सोती हैं, खाली पेट नहीं सोती हैं, वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ होगी कि हमें मतलब एक भर पेट भर खाना मिल रहा है, भूखे पेट कोई नहीं सो रहा, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ होगी रेदर देन कि हम आइडेंटिटी लेके बैठे रहें कि हमारे पास आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी और खाने के लिए कुछ नहीं है, तो इसीलिए। तो सेज अ ग्रुप ऑफ वुमेन्स जिन्होंने फटी हुई साड़ी पहनी हुई थी, वो कहती हैं। अब वो अपनी मतलब, तो ग्रुप ऑफ वुमेन जो हैं वो ये चीज़ कहती हैं, जिनसे उन्होंने पूछा था कि आपने अपनी ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रास और फील्ड रिवर जो है वो क्यों छोड़ी हैं। तो वेयर एवर दे फाइंड फूड, जहाँ पे वो खाना उनको पता लगता है कि हमें यहाँ पे खाना मिल जाएगा, वहीं पे ये अपने ट्रांजिट होम्स विच मीन्स ट्रांसपेरेंट कह रही हूँ, टेम्पररी घर बना लेते हैं वहाँ पे कि आज यहाँ पे अगर घर बनाया तो कल कहीं और जाके अपना घर बना लेंगे, इस तरीके से। और उनके बच्चे भी इसी तरीके से बड़े हुए हैं। तो अब सीमापुरी में वो अब एज अ रैग पिकर रहते हैं। सो इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ अ फाइन आर्ट, गार्बेज टू देम इज़ अ गोल्ड। उनके लिए गार्बेज क्या है? गोल्ड है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, उनके लिए एक डेली ब्रेड है। अ रूफ ओवर देयर हेड, पेरेंट्स के लिए गार्बेज क्या है? एक गोल्ड है। गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड, उनके लिए एक डेली खाना है, उनके सिर पे एक छत है। इवन इट इज़ अ लेकिंग रूफ, लीकिंग रूफ ही है, बेशक वो जो छत है वो बहता है, बट उनके लिए फिर भी उनको है कि हमारे सिर पे छत तो है। बट बच्चों के लिए गार्बेज इज़ नॉट अ गोल्ड, इट इज़ इवन मोर देन दैट, उनके लिए ये उससे भी कुछ ज़्यादा ही है। क्योंकि कभी कभी उन्हें 1 रुपया मिलता है, कभी 10 रुपये का नोट मिलता है। साहिब कहता है कि आई समटाइम्स फाइंड अ रुपी, इवन अ 10 रुपी नोट, कभी कभी। तो वो काफ़ी ज़्यादा चमक से बोलता है, उसकी आंखों में काफ़ी ज़्यादा चमक होती है जब वो ये चीज़ कहते हैं। एंड तो कहते हैं कि अगर जब आपको एक कॉइन मिले तो आप और ज़्यादा ढूंढने की कोशिश करना, बस रुक नहीं जाना। तो इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रंस गार्बेज हैज़ डिफरेंट मीनिंग फॉर वॉट इट इज़ मेंट टू देयर पेरेंट्स। इसका मतलब ये है कि जो गार्बेज है, गार्बेज जो उनके पेरेंट्स के लिए है, वो बच्चों के लिए नहीं है, बल्कि बच्चों के लिए उसका मतलब कुछ और ही है। फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर, फॉर द एल्डर्स इट मीन्स अ सर्वाइवल। पर बच्चों के लिए ये क्या है? ये एक रे ऑफ होप है जो उनकी डार्क लाइफ में आता है कि भाई हाँ, अब ये जो चीज़ चाहते हैं वो शायद जो पैसे उन्हें मिलते हैं वो फुलफिल कर सके उस चीज़ से। बट पेरेंट्स के लिए ये जस्ट एक मीन्स ऑफ सर्वाइवल ही है। सो वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहिब स्टैंडेड बाय द गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट। तो हमारी ऑथर कहते हैं कि एक बार मैंने सर्दियों के मॉर्निंग में देखा कि साहिब जो है वो एक एक फेंस्ड गेट के पास खड़ा हुआ है, जो कि हमारे नेबर में ही क्लब है। वहाँ पे वो 2 आदमियों को देख रहा है जो कि टेनिस खेल रहे हैं। आई लाइक द गेम, वो कहता है कि मुझे ये गेम काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। पर वो बाहर से खड़े होके ही वो गेम देखता है, वो अंदर नहीं जाता है। आई गो इन साइड वेन नो वन इज़ अराउंड। तो वो कहते हैं कि मैं तब अंदर जाता हूँ जब कोई भी नहीं होता। तो गेट कीपर भी जो है वो मुझे अंदर भेज देता है और मुझे झूले झाले जो है वो झूलने को कह देता है। झूले झाले में झूल लेता हूँ तब। Sahib too is wearing tennis shoes that look strange over his discolored shirt and shorts. तो साहिब ने भी क्या पहना होता है? टेनिस शूज़ पहने होते हैं जो कि उसके साथ बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि उसने काफ़ी ज़्यादा डल सी शर्ट और शॉर्ट्स पहने होते हैं। तो वो कहते हैं कि ये किसी ने मुझे दिए हैं, और लग भी रहा था क्योंकि वो किसी रिच बॉय ने रिफ्यूज़ कर दिया था पहनने के लिए, क्योंकि उसमें से एक में होल हो गया था। तो इसने वो काफ़ी ज़्यादा चाव से पहने हुए थे। इट वॉज़ लाइक ड्रीम केम ट्रू फॉर साहिब, ड्रीम केम ट्रू हो गया था साहिब के लिए, जैसे सपना सच हो गया हो, जो वो चाहते थे कि वो चप्पल पहने कभी। तो वो एक रिच लड़के का था जिसने मना कर दिया था पहनने के लिए, बट साहिब के पैरों में आके तो साहिब तो बड़ा ही खुश कि भैया हाँ मेरे को मिल गया है। और वो बाहर से ये गेम देखता था। सो उसको पता था कि वो सिर्फ देख ही सकता है, वो कभी भी पहुंच नहीं सकता उस गेम तक। दिस मॉर्निंग साहिब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ। लेकिन इस मॉर्निंग जब ऑथर को साहिब दिखा, वो कहाँ पे दिखा? एक मिल्क बूथ पे दिखा। वो एक बोलते हैं ना कि टी स्टॉल पे काम करते हैं, तो उन्होंने ऐसे ली होती है एक, जिसमें ऐसे गिलास रखते हैं, वैसी वाली छन्नी सी जो उन्होंने ली होती है स्टील की, उस वो पकड़ के वो रोड पे बेच रहा था चाय। तो उन्होंने कहा कि मैंने देखा, मैंने कहा ये तो साहिब ही लग रहा है। अब आगे जाके जब उन्होंने देखा हाँ ये तो सच में साहिब है, तो साहिब से पूछा, तो साहिब कहते हैं कि मुझे 800 रुपया मिलता है और सारी मेल्स मुझे मिलती हैं। तो डज़ ही लाइक द जॉब? आई आस्क। हमारे ऑथर कहते हैं कि मैंने पूछा कि तुम्हें क्या ये जॉब पसंद है? तो हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक। जो केयर फ्री लुक थी उसके फेस पे पहले जब वो उनसे बात कर रही थी, वो तो जस्ट लॉस्ट ही थी, क्योंकि अब साहिब को वो जो कैनिस्टर उन्होंने स्टील का पकड़ा है वो ज़्यादा भारी लगता था
rather देन दैट फ्रॉम द प्लास्टिक बैग। प्लास्टिक बैग से काफ़ी ज़्यादा भारी लगता था उनको वो जो उन्होंने पकड़ा होता था कैनिस्टर। तो अब वो खुद के भी मास्टर नहीं रह गए थे, क्योंकि अब उन्हें किसी के अंडर काम करना था। पहले वो अपने मास्टर थे, कभी भी अपना झोला उठा के कहीं भी आगे पीछे कहीं भी घूम लिया। बट अब जब वो एक टी स्टॉल पे काम करते हैं तो अब उनके जो मास्टर हैं उनकी बात उन्हें माननी है। वो अगर उन्हें छुट्टी देंगे तो भाई ये छुट्टी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। तो अब वो खुद का मास्टर नहीं रह गया था। तो कैनिस्टर बिलोंग टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप। तो कैनिस्टर भी उसका खुद का नहीं था। वो जब पहले बैग उठाता था वो तो कम से कम उसका खुद का था ना। बट अब जो कैनिस्टर वो उठाते हैं वो उनका खुद का नहीं है, वो ऑब्वियसली उनके टी शॉप के जो मास्टर हैं उनका है। तो साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। अब ये आपको बहुत बार क्वेश्चन आता है कि साहिब क्यों अपना अब खुद का मास्टर नहीं रह गया था। क्योंकि अब वो अपने तरीके से नहीं काम कर सकता था, एंजॉय नहीं कर सकता था, क्योंकि अब वो किसी के अंडर काम कर रहा था और किसी के दबाव में आके बेशक जितनी मर्जी आपको पैसे मिले, जितनी मर्जी मील मिले, बट किसी के अंदर काम करना, किसी के अंदर काम करना ही होता है। तो ये थी हमारी साहिब की स्टोरी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करना वीडियो को, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं मुकेश की स्टोरी। सो नाउ लेट्स स्टार्ट मुकेश की स्टोरी। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। तो इसका ये जो हेडिंग है ये है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो क्या बनना चाहता था, मोटर मैकेनिक। सो मुकेश इंस्टेड ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर आई विल बी अ मोटर मैकेनिक। मुकेश चाहता था कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनूं। तो हमारी ऑथर उनसे पूछती हैं, डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स? क्या आपको कार के बारे में कुछ भी पता है? तो वो कहते हैं कि मैं सीख लूँगा कि कार कैसे चलानी है वगैरह वगैरह। उनकी आंखों में एक ड्रीम था जो वो चाहते थे कि भैया सच हो जाए। तो जिस गांव में वो रहते थे फिरोज़ाबाद, वो किसके लिए फेमस था? वो बैंगल्स के लिए। बैंगल मेकर्स जो हैं वो वहाँ पे रहते थे, तो बैंगल्स के लिए वो काफ़ी ज़्यादा फेमस था। एवरी अदर फैमिली इन फिरोज़ाबाद जो है वो किस में एंगेज थी? बैंगल्स में ही एंगेज थी। जितनी भी फैमिलीज़ फिरोज़ाबाद में रहती हैं वो सारी की सारी बैंगल्स में ही एंगेज थी। जो देखो बैंगल का काम करता है, बैंगल बनाता है, बैंगल बनाता है। तो इट इज़ अ सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। फिरोज़ाबाद जो है वो क्या है, एक इंडिया का ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री है, जहाँ पे फैमिली जो हैं वो जनरेशन टू जनरेशन काम करती हैं वहाँ पे। उनके पूर्वज भी वहीं काम करते थे और वो भी वहीं पे काम करती हैं, बैंगल्स बनाते हैं फॉर द वुमेन्स इन द लैंड इट सीम्स। जितनी भी औरतें लैंड पे रहती हैं उनके लिए क्या बनते हैं, बैंगल्स बनती हैं। वेल्डिंग ग्लासेस करके वगैरह वगैरह सारा जितना भी प्रोसीजर होता है वहाँ पे सब कुछ करके बैंगल्स वहाँ पे बनती हैं। मुकेश की फैमिली भी उन सब फैमिलीज में से एक है। नन ऑफ देम नो इट इज़ लीगल फॉर चाइल्ड लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास विद हाई टेम्परेचर। तो इनमें से किसी को भी नहीं पता कि छोटा बच्चा, मुकेश जितना बच्चा अगर कहीं भी काम करता है, एज यू नो दैट कि छोटे बच्चे नहीं कहीं भी काम कर सकते। तो इसीलिए उनको ये भी नहीं पता कि ये इलीगल है। मुकेश जैसा बच्चा अगर काम करता है किसी ग्लास फर्नेस विद हाई टेम्परेचर वाली इंडस्ट्री में, तो ये काफ़ी ज़्यादा इलीगल है, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब नीचे नीचे डार्क डार्क सेल्स होते हैं, जहाँ पे ना हवा है ना लाइट है। तो ये जो है वो अगेंस्ट है, ये इलीगल है। बट उनको नहीं पता 20,000 बच्चे जो हैं वो उसकी तरह काम करते हैं, दिन रात काम करते हैं, काफ़ी काफ़ी ज़्यादा घंटों तक काम करते हैं, जो कि बड़े बड़े ऐसे सेल्स में, डिंजी सेल्स में, जो कि काफ़ी ज़्यादा अंधेरे वाले, और काफ़ी ज़्यादा गुफाएं ऐसी होती हैं जहाँ पे वो काम करते थे। तो ये काफ़ी ज़्यादा इलीगल है, और वो अपनी जो ब्राइटनेस है अपनी आंखों की वो भी जो है वो जल्दी ही खो देते हैं। मुकेश आइज बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम। मुकेश जो है वो अपने घर उनको एक बार लेके जाता है, तो विच ही प्राउडली सेज इज़ बीइंग रीबिल्ट। तो वो जो कि प्राउडली कह सकते हैं कि अभी जो है वो हमारा जो घर है वो रीबिल्ट होगा, टूट गया थोड़ा सा बट हम उसको ठीक करवा लेंगे। वी वॉक डाउन सिंग लेन्स चोक्ड विद गार्बेज पास्ट होम्स दैट रिमेन्स होल्स विद क्रम्बलिंग वॉल्स। वो बताते हैं कि जब वो उनके घर की तरफ जा रहे होते हैं उन्हें कितना ज़्यादा गंदा माहौल लगता है वहाँ पे, ऐसे बदबूदार से उनको ऐसे गुजरना पड़ता है, गंदे गंदे घर होते हैं, क्रम्बलिंग वॉल्स होती हैं वहाँ पे, मतलब ऐसे। तो जो उनका डोर होता है वो ऐसे लड़खड़ा रहा होता है, कोई विंडो नहीं होती है, और मतलब जानवर सब कुछ जो है वो एक साथ ही रहते हैं सारे के सारे लोग। तो वो एक ऐसे डोर पे रुकता है ऑफ वन सच हाउस बैंक्स। वही मैंने आपको बताया कि जो आयरन का डोर होता है ऐसे लड़खड़ा रहा होता है, और वो अपनी से पैर के साथ उसको ऐसे ऐसे पुश करके उसको खोल देता है मुकेश। सो वो बोलते हैं कि जब हम एंटर होते हैं, सो वी एंटर अ हाफ बिल्ट शैक इन वन पार्ट ऑफ इट थैच्ड विद डेड ग्रास। तो एक जगह पे क्या होता है, उसके घर के एक पार्ट की तरफ ऐसे डेड ग्रासेस होते हैं, फायर स्टोव जल रहा होता है जहाँ पे पालक पक रही होती है। तो ऑन द ग्राउंड इन अ लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर
एंड मोर चॉप्ड वेजिटेबल, और एक ऐसे प्लेट थाली में चॉप्ड वेजिटेबल्स रखे होते हैं जो कि उन्होंने बाद में पकाने होते हैं। तो एक ऐसी यंग वुमेन खड़ी होती है जो बना रही होती है खाना अपनी पूरी फैमिली के लिए। उसकी जो आंखें हैं वो धुएं से ऐसे भर चुकी होती हैं, आंखें जो हैं वो धुएं से ऐसे भर चुकी होती हैं। शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश ब्रदर, मुकेश के भाई की वो वाइफ होती हैं। मुकेश का भाई उतना मतलब बड़ा नहीं होता है उनसे, तो इसका मतलब चाइल्ड मैरिज का केस लग रहा है। तो वो क्या होती हैं, घर की बहू होती हैं, डॉटर इन लॉ होती हैं घर की। 3 आदमियों की वो देखभाल करती हैं, मुकेश की, मुकेश के मतलब अपने हस्बैंड की, मुकेश के भाई की और उनके पापा की। तो व्हेन द ओल्डर मैन एंटर्स, तो वो क्या करती हैं, घूंघट जो है वो वॉल के पीछे छुप जाती हैं और घूंघट जो है वो अपने फेस के आगे ले आती हैं। जैसे कि रिवाज होता है ना, कस्टम होती हैं कि उनको घूंघट लगा के रखना है, अपने ससुर के सामने फेस नहीं दिखाना है, आपको भी पता होगा कई बच्चों को। सो उस केस में, और डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर्स फर्स्ट एज अ टेलर, तो जो उनके ओल्ड मैन जो आते हैं, मे बी उनके पापा हो सकते हैं मुकेश के, तो वो पहले टेलर का काम करते थे, फिर अब वो बैंगल मेकिंग का काम करते हैं। तो क्योंकि उन्हें अभी अपना घर जो है वो भी रिन्यू करवाना है, जैसे उन्होंने कहा कि रीबिल्ड हो रहा है। वो अपने बच्चों को पढ़ा तो नहीं पाए, सेंड हिम 2 सन्स टू स्कूल्स, बट उन्होंने अपना घर जो है वो अच्छे से बना लिया हुआ है। सो ऑल ही हैड, तो उन्होंने क्या किया है, सिर्फ अपने बच्चों को बैंगल मेकिंग का काम बता दिया, जो कि उन्हें एक आर्ट आता था बैंगल बनाने का। अब वो कहती हैं, कौन कहती है, मुकेश की ग्रैंड मदर कहती हैं कि ये उनके कर्म हैं, उनकी हिज डेस्टिनी है, ये उनके कर्म हैं कि उनके जो हस्बैंड है, पापा सारे वगैरह जो हैं वो सारे के सारे ग्लास ऑफ बैंगल्स मतलब पॉलिश करते हैं, पॉलिश कर जो भी सारा होता होगा ना कि पॉलिश करते होंगे, फिर चूड़ियाँ बनाते होंगे, फिर ऐसे फोल्ड करके पैक करके बेचते होंगे। तो ये सारी चीज़ों में वो कहती हैं कि हम काफ़ी मतलब पुश्तों से, जनरेशन टू जनरेशन से हम यही काम करते आए हैं। वो कहते हैं कि ये एक ऐसी भगवान की देन है जो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती, विच मीन्स ये बैंगल मेकिंग ऐसा भगवान ने उनको दिया है, एक वरदान जो कभी भी कोई भी नहीं तोड़ सकता। तो बॉर्न इन कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स, तो एक बैंगल मेकर की कास्ट में जब उनका जन्म हुआ है तो उनको कुछ नहीं दिखता इंस्टीड ऑफ बैंगल्स के अलावा उन्हें कुछ भी नहीं दिखता है। इन द हाउस, इन द यार्ड, इन एवरी अदर हाउस, एवरी अदर यार्ड। फिरोज़ाबाद में ऐसा है ना कि हर घर में, हर एक जगह आपको सिर्फ और सिर्फ बैंगल्स 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 ही दिखेंगी। अब कुछ बैंगल्स बताइए, जैसे रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बॉर्न आउट टू 7 कलर्स ऑफ द रेनबोज लाइन इन माउट इन अनकेम्प्ड यार्ड आर built on 4-wheeled handcraft pushed by young men along the narrow lands of the shanty town। तो ये जो सारी की सारी बैंगल्स हैं ये ऐसे बिना किसी केयर के ऐसे ही बिखरी हुई हैं, एंड इन डार्क हटमैन्स नेक्स्ट टू लाइन ऑफ फ्लेम ऑफ। तो इसका मतलब है कि एक लड़का और एक लड़की अपनी मम्मा पापा के साथ बैठ के फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, मतलब कि ऐसे आग के बबूले से निकल रहे होते हैं ना, वो ऐसे लैम्प से ऐसे आग के बबूले निकल रहे थे, वो अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के कलर्ड ग्लासेस को वेल्ड कर रहे थे और सर्कल ऑफ बैंगल्स में डाल रहे थे, जैसे कि यू कैन सी यहाँ पे इस फोटो में आप देख सकते हैं। तो उनकी जो आइज़ हैं वो डार्क में काम करना ना, ऐसे बोलो कि वो सीख ही गए हैं कि अंधेरे में किस तरीके से काम करना होता है। और जब तक वो बड़े होते हैं वो अपनी आई साइट भी खो बैठे होते हैं, उस तरीके से वो इतने परफेक्ट तरीके से एक तो काम करते हैं वहाँ पे। सविता यंग गैल इन पिंक ड्रेस, एक ऐसे पिंक ड्रेस में सविता लड़की बैठी होती है, काफ़ी छोटी सी लड़की होती है जो एक बूढ़ी औरत के साथ बैठी होती है। वो क्या कर रही होती है, वो भी सेम ही काम कर रही होती है। एज हर हैंड्स मूव, मतलब उनके हाथ इस तरीके से तेज़ी से चल रहे होते हैं जैसे कि भैया ये तो कोई मशीन लगाई हुई है। उस छोटी सी बच्ची की और उस आंटी के हाथ इतनी तेज़ी से चल रहे होते हैं, मशीन की तरह उनके हाथ जो है वो काम कर रहे होते हैं। और हमारी ऑथर कहती हैं कि इस बच्ची को नहीं पता कि बैंगल का लिटरली मतलब क्या है, बिकॉज बैंगल का मतलब है इंडियन वुमेंस के लिए उनका सुहाग। और इस बच्ची को नहीं पता कि जब इसकी एक दिन शादी हो जाएगी यही बैंगल्स उसको पहननी पड़ेंगी जो बैंगल्स वो आज बना रही है। तो शी विल देन बिकम अ ब्राइड, तो उसके बाद वो क्या बनेंगी, ब्राइड बन जाएगी। लाइक ओल्ड वुमेन बिसाइड हर हु बिकम वन मैनी ईयर्स अगो। अब ये जो बूढ़ी औरत वहाँ पे बैठी हैं, एक ना एक दिन ये भी ऐसा ही पहनती होंगी चूड़ियाँ। एंड शी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट बट नो लाइट इन अ आइज़। तो वो कहते हैं कि अभी भी उनके उनके बैंगल्स हैं उनके हाथों में, बट अब उनकी आंखों में कोई चमक नहीं है। एक वक्त से बाहर खाना भी नहीं खाया। तो वो कहती हैं कि एक वक्त से हमने पेट भर खाना भी जो है वो नहीं खाया है। वो औरत कहती हैं शी हैज़ नॉट इन्जॉयड इवन 1 फुल मील इन हिज एंटायर लाइफ टाइम, और कभी ज़िंदगी में उन्होंने आज तक पेट भर खाना नहीं खाया है लाइफ टाइम। दैट्स वॉट शी हैज़ रिपेड हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन विद द मतलब फ्लोइंग बियर्ड सेज आई नो नथिंग
एक्सेप्ट बैंगल्स। तो उनके हस्बैंड कहते हैं कि मुझे बैंगल्स के अलावा और कुछ नहीं पता, एंड ऑल आई हैव डन इज़ मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन। और उनके हस्बैंड कहते हैं कि मैंने क्या बनाया, सिर्फ अपने बच्चों के लिए घर बनाया जिसमें मेरी फैमिली रह सके, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। वो सुन के भी मतलब हमारी जो ऑथर हैं उनको थोड़ा ठीक लगता है कि हाँ, कम से कम उनके पास एक छत तो है रहने के लिए, हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड। उनके पास कम से कम लाइफ में वो हार तो चुके हैं, बट उनके पास ये तो है कि भैया हाँ, छत मैंने अपने बच्चों को लाके दे दी हुई है। सो द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सपेक्ट कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, नॉट इवन दो टू ईट रिंग्स इन एवरी होम। तो वो कहते हैं कि जो छींक है, भूख की जो छींक है वो हर एक घर में सुनाई देती है, बट वो क्या काम करते हैं, बैंगल मेकिंग का काम करते हैं। अब और वो इतने ज़्यादा पक्के हो चुके हैं कि अब उनकी आंखें कोई और सपना ही नहीं देखती हैं, सिर्फ और सिर्फ गरीबी और सिर्फ बैंगल मेकिंग का काम ही वो करते हैं और कुछ भी नहीं। छोटे से बड़े तक, बूढ़ों से हर एक इंसान जो है वो क्या काम करता है, बैंगल मेकिंग का ही काम करता है। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इन टू अ कोऑपरेटिव। तो वो कहते हैं, कौन कहता है, हमारी ऑथर पूछती हैं कुछ ग्रुप ऑफ यंग मैन से कि क्यों ना आप ऑर्गेनाइज क्यों नहीं हो जाते, मतलब खुद को एज अ कोऑपरेटिव क्यों ऑर्गेनाइज क्यों नहीं कर लेते आप किसी की मदद से या फिर खुद ही। तो वो कहते हैं कि इवन इफ़ वी गेट ऑर्गेनाइज ना, अगर हम ऑर्गेनाइज कर भी लेंगे ना खुद को, तो ये भी हमारे लिए क्या हो जाएगा, हमें घसीट के जेल में डाल देंगे और ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, इलीगल हो जाएगा। अगर हम मांग करेंगे कि हमें भी ऑर्गेनाइज करवाओ, जैसे कि आज के ज़माने में तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो स्कीम्स बनाई हुई हैं, बट उन स्कीम्स के होने के बावजूद भी कितना कुछ गलत इलीगल हमारी कंट्री में होता है। और ये तो 1971 समथिंग की बात हमने देखा था कि हो रही है, शायद उससे आज के ज़माने की तो ऑब्वियसली बात ही नहीं हो रही है, काफ़ी ज़्यादा पहले ज़माने की बात हो रही है ये ऑब्वियसली। तो तब तो ऑब्वियसली वो डिमांड भी नहीं कर सकते थे, तो वो कह रहे हैं कि अगर हमने खुद को ऑर्गेनाइज़ करवाने की डिमांड की ना, हमें घसीट के जेल में डाल देंगे कि हम कुछ इलीगल कर रहे हैं। सो देयर इज़ नो लीडर अमंग देम, नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली। उनके बीच में से कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं था कि भैया हाँ, ये इंसान जो है वो एक अच्छी चीज़ कर सकता है, और ना ही कोई सपना भी नहीं देखता था कोई कि हमें कोई चीज़ अलग करनी है रेदर देन मुकेश, क्योंकि मुकेश जो है वो क्या बनना चाहता था, मोटर मैकेनिक, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था इस स्टोरी के। तो अब वो कहते हैं कि कोई भी नहीं है जो इनकी मदद कर सके, इनको दिखा सके कि बैंगल मेकिंग को छोड़ के भी जो दुनिया है इज़ वेरी ब्यूटीफुल, और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो भी बैंगल मेकिंग के ही काम में इंगेज्ड हैं। सो दे डॉग एंडलेसली इन अ स्पाइरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू एप्थी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस। और ना ही वो अपने पॉवर्टी के खिलाफ, ना ही मतलब अब इनजस्टिस जो उनके साथ हो रहा है उसके खिलाफ वो कुछ भी नहीं कह सकते हैं। लिसन टू देम आई शुड टू डिफरेंट डिस्टिंक्ट वर्ड्स, वन ऑफ द फैमिली caught in a web of poverty, burdened but by the stigma of caste in which they are born, so the other a vicious circle of the साहूकार। तो वो कहते हैं कि एक तो ये है कि भगवान ने जिस घर में उन्हें जन्म दिया है, पॉवर्टी में वो घिरे हुए हैं, बर्डन है पॉवर्टी का, और उन्होंने किस ऐसे घर में जन्म लिया है जहाँ पे पॉवर्टी है, और वो निकलने की भी कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि गरीब होना गुनाह नहीं है, बल्कि गरीब होते हुए मरना और गरीबी सहना एक गुनाह है। गरीब होना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन अगर आपके पास सब कुछ हाथ पाँव हैं और फिर भी आप गरीब मरते हो ना, अगर वो गुनाह है कि आपने क्यों नहीं कुछ किया। क्योंकि अगर इन इतने सब गरीबों में से ना बच्चा, अगर कोई एक ऐसा इंसान निकल जाएगा जो इस चीज़ को चेंज कर दे, तो पूरी फैमिली का आगे जो आने वाला फ्यूचर का वो कुछ अलग ही होगा। इमेजिन करके देखिए इन बैंगल मेकिंग की लाइफ से, बैंगल मेकर की लाइफ में, कि अगर इनकी बस्ती में कोई एक ऐसा इंसान निकले जो कि इनकी लाइफ चेंज करवा देते, कि जो आने वाली जनरेशन है उसका फ्यूचर कितना ज़्यादा ब्राइट हो सकता है। और दूसरा वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि कारण क्या है, दूसरा एक तो कारण है कि भगवान ने इनको इसी सर्कल में, इस कास्ट में जन्म दिया है। दूसरा है कि साहूकार की प्रॉब्लम, कि साहूकार, मिडल मैंस, पुलिस मैंस, the keepers of law, the bureaucrats, the politician, together they have imposed the baggages on the child that they cannot put down. तो ये क्या कर सकते हैं, अगर ये सारे एक साथ मिलके इनके लिए कुछ भला सोचें तो ये भी एक हो सकता है। एक तो हो सकता है कि खुद ही उस सर्कल में से बाहर निकले। सेकेंडली, अगर कोई इनके लिए कुछ कर सकता है तो वो ये सब लोग हैं, ये साहूकार हैं, बिकॉज बिफोर ही इज़ अवेयर ही एक्सेप्ट इट एज नेचुरली एज हिज फादर। इस चीज़ के लिए कि उनको पता लगे कि भाई इसके अलावा वो कुछ कर सकते हैं, उससे पहले ही वो चीज़ अपना चुके होते हैं जो उनके फादर कर रहे होते हैं। सो टू डू एनीथिंग एल्स वुड मेंट टू डेयर, सो एंड डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप। तो वो कुछ करे, कुछ करने की सोचे, तो वो उनका होता ही नहीं है, उनका कि उनकी हिम्मत ही नहीं होती कि वो कुछ ऐसी चीज़ करें। सो व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश, आई एम
मतलब वो शॉकिंग रह गई जब उन्होंने मुकेश की तरफ देखा, क्योंकि वो मतलब मुकेश के बारे में सोचा, क्योंकि वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था, जो कि उन बस्ती वालों में से किसी ने भी कभी इमेजिन नहीं किया था कि वो अपने उस सर्कल को छोड़ के कुछ करना चाहेंगे, एक्सेप्ट मुकेश, क्योंकि मुकेश चाहते थे कि वो उस सर्कल से बाहर निकले। अगर मुकेश अगर ये स्टेप बना लेता है और अगर वो अपने इस सर्कल से बाहर निकल जाता है ना, तो ये नॉट इवन मुकेश की फैमिली को बट ऑब्वियसली बाकी लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डाल सकता है। सो ही विल गो टू अ गैराज एंड लर्न। तो वो कहते हैं कि अगर वो गैराज जाए, सीखे, तो ऑब्वियसली वो बन सकता है, बट आई विल वॉक ही इंस्टेड। डू यू ऑल्सो ड्रीम टू फ्लाई अ प्लेन? तो वो बोलते हैं कि मैंने पूछा कि तुम क्या जहाज़ चलाने का भी सपना रखते हो, कि तुम कार चलाना तो कह रहे हो, क्या तुम जहाज़ चलाना चाहते हो? तो वो कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं चलाना चाहता, मैं ग्राउंड के साथ ही रहना चाहता हूँ, मैं सिर्फ कार ही चलाना चाहता हूँ। तो इसका ये भी मतलब होता है कि वो अपनी, ऐसे बोलना तो नहीं चाहिए, बट वो अपने ज़्यादा इतने सपने नहीं देख रहा कि जो पूरे ही ना हो सकें। कोई सपने होते हैं ना कि भाई हाँ, ये सपना है, मैं पूरा कर लूँगा, बट मुकेश उस तरीके का सपना नहीं देखता, ऐसे उड़ने वाला सपना नहीं देखता, अपनी लिमिट के हिसाब से ही वो सपना देख रहा है। सपना देखने में कौन से पैसे लगते हैं, वो तो कोई भी सपना देख सकता था, बट हमारा मुकेश यहाँ पे एक ऐसा सपना देखता है जो वो चाहता है कि पूरा हो, जो उसको लगता है कि हाँ पूरा हो जाएगा। तो वो कहता है कि नहीं, मुझे ग्राउंड के साथ ही, एंड ही मर्मर देयर इज़ एन एम्बैरेसमेंट दैट ही हैज़ नॉट येट टर्न इनटू रिग्रेट। एक एम्बैरेसमेंट थी जो कि अभी रिग्रेट में नहीं हुई थी कि उसने ऐसा सपना क्यों देखा, बट ही इज़ कॉन्टेक्स्ट टू ड्रीम ऑफ कार्स दैट ही सीम्स हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन, फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोज़ाबाद। तो वो क्या करना चाहता था, सिर्फ और सिर्फ कार ही चलाना चाहता था, वो एक कार मैकेनिक ही बनना चाहता था। वो कोई ऐसा सपना नहीं देखता था कि भाई मुझे प्लेन उड़ाना है वगैरह वगैरह। और शायद ही उसने कभी अपनी फिरोज़ाबाद की स्ट्रीट्स में कार देखी होगी, एरोप्लेन्स देखे होंगे, बट स्टिल वो चाहता था कि वो एक मोटर मैकेनिक बने और एक कार जो है वो उसको ड्राइव करे, कोई ऐसी कार जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पीड में उसकी स्ट्रीट से निकली हो, और कुछ ऐसे एरोप्लेन्स जो कि फिरोज़ाबाद के ऊपर से उसमें से निकल रहे हों। तो वो सिर्फ़ और सिर्फ क्या चाहता था कि उसे कार ही चलानी है भैया, और कुछ नहीं चलाना उसे। तो यहाँ पे हमने 2 स्टोरीज़ देखी, एक साहिब की स्टोरी देखी जो कि नो लॉन्गर अपना मास्टर रह गया था, उसकी स्टोरी हमने देखी। दूसरी हमने देखी मुकेश की, जो सिर्फ़ और सिर्फ अपने बैंगल मेकिंग के सर्कल से बाहर निकलना चाहता था, एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। तो अब ये भी क्वेश्चन आता है कि आपको क्या लगता है कि मुकेश अपना ड्रीम फुलफ़िल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? तो एक मैंने आपको साहिब के उसमें से बताया कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, कि वो जो नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर वाला एक क्वेश्चन आएगा कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा कहा गया है पोएम में या फिर स्टोरी में, सॉरी। तो सेकंड क्वेश्चन आपको मुकेश वाले में से मैंने ये बता दिया कि क्या आपको लगता है कि मुकेश अपना ड्रीम जो है वो फुलफिल कर पाएगा या नहीं। सो विद दिस आई एम एंडिंग टुडेज वीडियो। आपको वीडियो किस तरीके की लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपको कोई डाउट होगा तो प्लीज़ मुझे जल्दी से मैसेज करके बता दो कि क्या डाउट है। मैं फटाक से आपका मैसेज पढ़ूंगी और आपको रिप्लाई कर दूंगी और आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। तो वैसे अगर आपने ध्यान से इस वीडियो को 1-2 बार देख लिया तो आई डोंट थिंक सो कि कोई डाउट रहने वाला है। काफ़ी ईजी स्टोरी है, अलग अलग पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में है। तो एक पार्ट जो है वो जिसके बारे में हमने पढ़ा साहिब के बारे में और मुकेश के बारे में। सो बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करके ज़रूर जाना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। बाय गाइज।